स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। भारत आज तक सिर्फ एक युद्ध हारा है, 1962 इंडिया चाइना वॉर। इस वॉर में इंडिया की हार के पीछे सैकड़ों पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल रीजंस रहे, लेकिन एक इंपॉर्टेंट रीजन था ली एनफील्ड राइफल्स। वर्ल्ड वॉर II एरा की ये राइफल्स इंडियन इन्फेंट्री की इस युद्ध में मेन राइफल्स थी, जो चाइनीज सोल्जर्स के हाथों में ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक राइफल्स जैसे कि टाइप 56 और SKS कार्बाइन्स का मुकाबला नहीं कर पाई। दोबारा 1999 के कारगिल युद्ध में जब हमारे वीर जवान हिमालयाज की ऊंचाइयों पर दुश्मनों का सामना कर रहे थे, तब भी करोड़ों रुपीस की इन्वेस्टमेंट के बाद बनी इंसास राइफल्स ने धोखा दिया और जवानों ने इस राइफल की कांस्टेंट जैमिंग और पुअर परफॉर्मेंस के बावजूद हमारे बॉर्डर्स को गार्ड किया। तो दोस्तों, क्यों हम अपनी फोर्सेस के लिए अच्छी हाईटेक राइफल्स बनाने में सक्सेसफुल नहीं हुए? और क्या आज हमारे पास रिलायबल और हाईटेक राइफल्स हैं? और क्या अगर आज वॉर होती है तो करंट राइफल्स मॉडर्न वॉरफेयर के लिए रेडी हैं? चलिए दोस्तों जानते हैं। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप एक अटेम्प्ट को अच्छी तैयारी के साथ देना चाहते हैं, तो यूपीएससी का फाउंडेशन P2I यानी कि प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच आपके लिए है। दोस्तों, इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आप यूज कर सकते हैं कोड RT Life का। इस बैच के बारे में मैं आगे आपको और डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। सबसे पहले इंडियन आर्मी की मेन राइफल्स की हिस्ट्री पर ब्रीफली नजर डालते हैं, पर सबसे पहले समझते हैं कि सर्विस राइफल होती क्या है। एक सर्विस राइफल, जिसे स्टैंडर्ड इशू राइफल भी कहते हैं, वो राइफल होती है जो एक आर्म्ड फोर्स अपने सर्विस मेंबर्स को स्टैंडर्ड के रूप में इशू करती है। मॉडर्न फोर्सेस में ये टिपिकल एक वर्सेटाइल और रग्ड असॉल्ट राइफल होती है, जो लगभग सभी एनवायरमेंट्स में यूज की जा सके। दूसरे शब्दों में, सर्विस राइफल्स वो सबसे कॉमन राइफल्स होती हैं जो इन्फेंट्री सोल्जर्स को दी जाती हैं, जैसे कि रशियन आर्मी की सर्विस राइफल AK-12 कलाश्किनोव असॉल्ट राइफल। वही यूएस आर्मी में M4A1 सर्विस राइफल है और PLA यानी कि चाइनीज आर्मी यूज करती है टाइप 95 राइफल्स का। और इसी तरह आज इंडियन आर्मी की सर्विस राइफल इंसास है, लेकिन कश्मीर में आर्मी इंसास राइफल्स यूज नहीं करती और जम्मू कश्मीर में इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को थैंक गॉड इंपोर्टेड AK-47 दी जाती है। लेकिन क्यों, चलिए जानते हैं। 1947 में आजादी के दौरान इंडियन आर्मी ने ब्रिटिश मेड ली एनफील्ड राइफल्स को इनहेरिट किया। दोस्तों, ये लेजेंडरी बोल्ट एक्शन राइफल वर्ल्ड वॉर II का रेलिक था और 1963 तक हमारी आर्मी की सर्विस राइफल भी, जिसको अपग्रेड करना उस समय की गवर्नमेंट ने वेस्ट ऑफ मनी समझा। और इसी राइफल का इस्तेमाल करके हमारे जवानों ने 1962 का इंडिया चाइना युद्ध लड़ा, जहां चाइना की ऑटोमेटिक राइफल्स के सामने ये बोल्ट एक्शन एनफील्ड राइफल्स फेल हो गई। 1963 में युद्ध हारने के बाद और अक्साई चिन और दूसरी टेरिटरीज को खोने के बाद हमारे लीडर्स की आंखें खुली और ली एनफील्ड राइफल्स को सर्विस से विड्रॉ कर लिया गया। इंडियन आर्मी ने धीरे धीरे इन राइफल्स को पुलिस फोर्सेस को ट्रांसफर कर दिया, लेकिन ली एनफील्ड राइफल्स को ईशापुर 2A और L1A1 SLR राइफल से रिप्लेस किया गया। ईशापुर 2A का ये डिस्टिंक्शन है कि ये आखिरी बोल्ट एक्शन राइफल थी जो एक रेगुलर मिलिट्री फोर्स द्वारा डिजाइन की गई। हालांकि अब ये राइफल्स इंडियन मिलिट्री की सर्विस में नहीं है, लेकिन ये राइफल्स आज भी इंडियन पुलिस द्वारा यूज की जाती हैं। 1960s के दौरान एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल की भी जरूरत महसूस की गई। आर्मामेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट ने ऑस्ट्रियन, बेल्जियन और ब्रिटिश FAL राइफल्स को इवैल्यूएट किया और हर एक राइफल को डिसअसेंबल करके एग्जामिन किया। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट बेल्जियन FN के साथ निगोशिएट भी कर रही थी FN FAL राइफल का लाइसेंस प्रोडक्शन इंडिया में करने के लिए। जब ये निगोशिएशंस फेल हो गई, तब ARDE ने डिसाइड किया कि वो अपना वर्जन ऑफ FAL खुद मैन्युफैक्चर करेगी और ऐसे बनी L1A1 SLR राइफल। ईशापुर 2A और L1A1 SLR राइफल्स को 1998 के बाद सर्विस से विड्रॉ कर दिया गया। 1998 के बाद इंसास ने SLR फैमिली ऑफ वेपन्स को रिप्लेस करना शुरू किया। रिटायर्ड राइफल्स को CRPF, NCC और वेरियस स्टेट की पुलिस फोर्सेस को ट्रांसफर कर दिया गया। इंसास राइफल्स आज इंडियन आर्मी की रेगुलर इन्फेंट्री सोल्जर्स के लिए स्टैंडर्ड इशू राइफल्स हैं। इंसास यानी कि इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम राइफल्स आज आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, CRPF, CISF, BSF और लगभग हर पुलिस फोर्स द्वारा इंडिया में एक्सटेंसिवली यूज की जाती है। ये राइफल एक ट्रेनिंग राइफल के रूप में भी यूज होती है और अभी तक इन
राइफल्स की 9 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस की जा चुकी हैं। अपने इंडक्शन के 1 साल के अंदर ही इंसास राइफल्स को अपनी वर्थ प्रूफ करने का मौका मिला। जी हाँ, 1999 की कारगिल वॉर, और इस वॉर के दौरान ये राइफल्स हिमालयाज के हाई ऑल्टीट्यूड्स में यूज की गई, लेकिन ये राइफल्स एक्सपेक्टेशन पर खरी नहीं उतरी। सोल्जर्स द्वारा जैमिंग की कंप्लेंट्स थी, मैगजीन्स ठंड के कारण क्रैक हो जाती थी और राइफल्स अपने आप ऑटोमेटिक मोड में चली जाती थी। साथ ही इन गन्स को शूट करते दौरान ऑपरेटर की आंखों में ऑयल स्प्रे हो जाता था। फायरिंग प्रैक्टिस के दौरान कुछ इंजरीज भी रिपोर्ट हुई। 2001 में इंसास का 1B1 वेरिएंट इंट्रोड्यूस किया गया ताकि कारगिल वॉर के दौरान राइफल की रिलायबिलिटी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, लेकिन इससे नई प्रॉब्लम्स जैसे कि ब्रोकन मैगजीन सामने आई। सभी एफर्ट्स के बावजूद ये देखा गया कि इंसास राइफल्स की स्टॉपिंग पावर काफी कम है। कुछ सोल्जर्स के अकॉर्डिंग इंसास की एक गोली अपने टारगेट को मारने के लिए काफी नहीं होती। कंफर्म किल के लिए अक्सर मल्टीपल गोलियां दागनी पड़ती हैं और इसी वजह से आर्मी इंसास राइफल को कश्मीर वैली में यूज नहीं करती। पुअर रिलायबिलिटी और लैक ऑफ पावर के कारण आर्मी कश्मीर वैली में इंसास के बजाय AK-47 जैसी राइफल्स को प्रेफर करती है। हालांकि ये राइफल्स AK-47 टाइप ऑफ राइफल से सस्ती और सिंपलर होने के लिए बनाई गई थी, लेकिन इंसास राइफल्स काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मेंटेन करने में मुश्किल हैं। और इसको लेकर ARDE पर करप्शन के एलिगेशंस भी हैं, क्योंकि इंसास राइफल्स में जरूरत से ज्यादा पार्ट्स लगाए गए हैं। इन सब शॉर्टकमिंग्स के कारण इंडियन आर्मी ने अपनी सर्विस राइफल्स को मास स्केल पर रिप्लेस करने का फैसला लिया। तो दोस्तों, आज हम अपनी फोर्सेस के लिए कौन सी राइफल्स की तरफ देख रहे हैं। AK फैमिली, पॉपुलरली कलाशकिनोव कही जाने वाली ये गन्स दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला फायर आर्म है, जिसे इंडियन आर्मी ने ट्रांजिशन और कश्मीर में यूज करने के लिए प्रोक्योर किया था। आर्मी के पास आज ओवर 4 लाख AK-47 और AK के दूसरे वेरिएंट्स हैं जो एक्टिव ड्यूटी में हैं। आज भारतीय सेना को रशियन कलाशकिनोव AK-203 असॉल्ट राइफल्स मिलना शुरू हो गई हैं। रशिया के साथ की गई डील में यूक्रेन वॉर और पेमेंट डिलेस के बाद आज AK-203 इंडियन आर्मी की सर्विस राइफल बनने जा रही है, जिसे जुलाई 2021 में इंडिया और रशिया के बीच की गई 5000 करोड़ की डील के तहत इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि IRRPL द्वारा उत्तर प्रदेश की कोरवा फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। देखिए, AK-203 AK-47 का ही अपडेटेड और मॉडिफाइड वर्जन है। AK-203 में कुछ सुधार किए गए हैं, जैसे कि पिकाटनी रेल, फोल्डिंग स्टॉक, इम्प्रूव्ड एर्गोनॉमिक्स, बेटर एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी। दोस्तों, AK-203 के साथ साथ आज इंडियन आर्मी 66,400 SIG-716 असॉल्ट राइफल्स भी US से प्रोक्योर कर रही है, जिसे पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर हमारे जवानों द्वारा यूज किया जाएगा। देखिए, SIG-716 और AK-203 दोनों ही प्रसिद्ध राइफल्स हैं, लेकिन इनमें कुछ मुख्य अंतर हैं। SIG-716 एक अमेरिकन डिजाइन है, जबकि AK-203 एक रशियन डिजाइन है। AK-203 में फोल्डिंग स्टॉक, पिकाटनी रेल और इम्प्रूव्ड एर्गोनॉमिक्स हैं, जबकि SIG-716 में एडजस्टेबल स्टॉक और वर्सेटाइल एसेसरीज माउंटिंग ऑप्शंस हैं। और ये माउंटिंग ऑप्शंस और ज्यादा लिथैलिटी SIG-716 को बॉर्डर एरियाज के लिए बेटर राइफल बनाती हैं। वहीं इंडियन स्पेशल फोर्सेस जैसे कि पैरा SF, मार्कोस और गरुड़ कमांडोज आज इजरायली मेड टेवॉर TAR-21 को एज अ सर्विस राइफल यूज करते हैं और आज इन राइफल्स को भी रिप्लेस करने की बात चल रही है। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम स्पेशल फोर्सेस के वेपन्स के बारे में एक वीडियो बनाएं, तो टारगेट करते हैं इस वीडियो पर 5000 लाइक्स के। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि क्यों हम 75 सालों में इंडिजीनियस राइफल प्रोड्यूस करने में असक्षम रहे। इसके काफी रीजंस हैं। पहला रीजन है ब्यूरोक्रेसी, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस स्लो और कॉम्प्लेक्स है, जो प्रोजेक्ट्स को डिले करता है। दूसरा रीजन है करप्शन, कई बार कॉन्ट्रैक्ट्स गलत कंपनीज को मिलते हैं, जिससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होती है। तीसरा रीजन है टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की कमी। DRDO और OFB जैसे इंस्टीट्यूशंस के पास कैपेबिलिटीज तो हैं, पर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इनोवेशन में पीछे हैं। जब भी हमारी एजेंसीज ने मॉडर्न राइफल्स डेवलप करने की कोशिश की, उनको टेक्निकल चैलेंजेस और क्वालिटी इश्यूज फेस करने पड़े। चौथा रीजन है इनकंसिस्टेंट पॉलिसीज, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और फ्रीक्वेंटली चेंजिंग पॉलिसी से लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को नुकसान होता है। ये कॉन्टिन्यूटी ब्रेक करते हैं और प्लानिंग और एग्जीक्यूशन को नेगेटिवली इफेक्ट करते हैं। पांचवा रीजन है ग्लोबल कोलैबोरेशन की कमी। डेवलप्ड कंट्रीज के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट्स में चैलेंजेस आए हैं, जिससे इंडिजीनियस डेवलपमेंट सफर करता है और यहाँ भी करप्शन देखने को मिला है। लेकिन दोस्तों, आज एडवांसिंग टेक्नोलॉजी के साथ हमें नई हाईटेक गन्स डेवलप करने की जरूरत है। दोस्तों, फ्यूचर की गन्स में हमें स्मार्ट सिस्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन,
AI टारगेटिंग और इनहैंस्ड ऑप्टिक्स जो एक्यूरेसी को इंप्रूव करते हैं और रिलायबिलिटी को बढ़ाते हैं, जैसे कि यूएस मेड FDM L5 जो एडवांस ऑप्टिक्स होन करती है और आज वर्ल्ड की मोस्ट एक्यूरेट गन बनने जा रही है। इसके साथ साथ एनर्जी बेस्ड वेपन्स जैसे कि लेजर और रेल गन्स भी डेवलप हो रही हैं। फॉर एग्जांपल यूएस मेड फेजर राइफल जो एक नॉन लीथल लेजर गन है। हेंस आज हमें भी इन टेक्नोलॉजीज में टाइमली इन्वेस्ट और लाइक माइंडेड कंट्रीज जैसे कि यूएस और इजराइल के साथ कोलैबोरेट करने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने विचार कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।